नेवाडा में लास वेगस की स्ट्रिप पर हजारों लोग दुनिया का सबसे बड़ा होटल कसिनो बना रहे थे। उन्हें ये मेगा स्ट्रक्चर असंभव सी लगने वाली समय सीमा में बनाना था। वो नहरों और गोंडोलास के साथ इटली के वेनिस शहर की हूबहू नकल लास वेगस में उतार रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या नेवाडा के रेगिस्तान में अरबों डॉलर का ये अद्भुत कसिनो बन सकेगा। लास वेगस में ये मेगा स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में बड़ा भारी जुआ था। लास वेगस, नेवाडा। ये शहर अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान में मरीचिका की तरह खड़ा है। लंबी चौड़ी चमचमाती इमारतों से भरा ये शहर जुए की कमाई से पनपा है और यहाँ भव्यता और शान की हमेशा तारीफ होती है। यहाँ जमीन जायदाद का कारोबार भी एक जुआ है। मौजूदा इमारतों से बड़ी और बेहतर इमारतें अगर नहीं बना पाएं तो आप टिक नहीं सकते। इसी लास वेगस में इटली के वेनिस शहर की तर्ज पर वेनेशियन नाम का दुनिया का विशालतम होटल रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। यहाँ वेनिस के कुछ मशहूर प्रतीकों की हूबहू नकल की गई है। नए हिस्से का निर्माण पूरा हो जाने पर पूरे वेनेशियन परिसर में 7,000 से ज्यादा होटल कमरे होंगे। इस विशाल वेनेशियन परिसर का निर्माण अपने आप में बड़ी चुनौती थी। रेगिस्तान की सख्त मिट्टी की खुदाई से लेकर पार्किंग गैराज पर एक अतिरिक्त टावर बनाने और प्राचीन वेनिस की हर बारीकी को ज्यों का त्यों उभारने तक हर मोड़ पर बाधाएं ही बाधाएं थीं। इस शहर में वक्त बहुत कीमती होता है और निर्माण बहुत तेजी से होता है, इसलिए यहाँ काम भी रात दिन करना पड़ा। असली जुआ तो अरबों डॉलर के मुकाबले का था। लास वेगस में निर्माताओं की कमाई के साधन कसिनो हैं और इन कसिनोज का निर्माण ही अपने आप में एक जुआ है। जुआ खेलने वालों में से ही एक हैं इस मेगा स्ट्रक्चर के डेवलपर शेल्डन एडल्सन। मैंने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और पूछा कि हम इस जमीन पर कितने कमरे बना सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया 6,000। मैंने कहा ठीक है, हम 6,000 ही बनाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एडल्सन ने ये रास्ता चुना क्योंकि उन्होंने लास वेगस के भविष्य के बारे में एक साहसिक कल्पना की थी। इसमें इस होटल का विकास शामिल था। एडल्सन को लगा कि लास वेगस सिर्फ जुए का अड्डा बनकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि कसिनो तो सारे देश में अंधाधुंध फैल रहे थे। वो समझ गए कि लास वेगस को अगर सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बने रहना है तो कसिनो के अलावा भी कुछ करना होगा। लेकिन लास वेगस को नया रूप देने की होड़ में एडल्सन ने कुछ देर से शुरुआत की। स्टीव विन नाम के एक और उद्यमी 1989 में मिराज बनाकर लास वेगस स्ट्रिप का रूप बदलने लगे थे। उस समय तक 63 करोड़ डॉलर में बना ये सबसे महंगा होटल कसिनो था। विन ने इसके बाद ट्रेजर आइलैंड बनाया और 1998 में बेलाजियो का निर्माण किया। विन ने हर रिजॉर्ट के साथ अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए चुनौती बड़ी कर दी। 1996 में जब एडल्सन ने मैदान में उतरने का फैसला किया तो दांव बहुत ऊंचे थे। अपनी धाक जमाने के लिए उन्हें 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने होंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन था? कंसल्टेंट्स यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने किसी तरह से उन्हें समझा लिया था। लास वेगस स्ट्रिप पर इस नए मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत नवंबर 1996 में हुई। सैंड्स होटल एंड कैसीनो को 128 मिलियन डॉलर में खरीदने के बाद गिरा दिया गया। इसकी जगह नया कसिनो नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल रिजॉर्ट और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना था। उन्नीस के आरंभ में डिजाइन टीम को एक महत्वपूर्ण फैसला करना पड़ा। वेगस स्ट्रिप पर जगमगाती इमारतों की भीड़ में इसकी अलग पहचान क्या होगी? प्राचीन मिस्र, न्यूयॉर्क और पेरिस की अनुकृतियां तो पहले से खड़ी थीं,
एडल्सन को एक ऐसा विषय चाहिए था जो अन्य सभी से एक कदम आगे हो। अनगिनत सुझाव आए। आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स ने दुनिया भर के शहरों की लंबी सूची तैयार की, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना गंभीर चुनौती थी, जिसका फैसला एडल्सन के किसी अपने को करना पड़ा। मेरी पत्नी आई और हम जिन नामों पर सोच रहे थे उन्हें देखा और कहा कि आप वेनिस की नकल क्यों नहीं करते। वो दोनों हनीमून मनाने इटली में वेनिस गए थे और मिरियम को इस शहर से प्यार हो गया था। वहां जाते ही ऐसा लगता है जैसे न जाने कितनी पीढ़ियां एक लम्हे में सिमट आई हों। इतिहास आपके सामने खड़ा होता है और सब कुछ इतना सुंदर, निराला और रोमांटिक लगता है। एडल्सन ने तय किया कि स्ट्रिप पर औरों से एक कदम आगे रहने के लिए वो वेगस में वेनिस ही बसाएंगे। वो पानी पर खड़े इस प्राचीन शहर वेनिस को नेवाडा के रेगिस्तान में बसाने वाले थे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। बड़ी चुनौती ये थी कि एक शहर की आत्मा को उठाकर दूसरे शहर में कैसे समा दिया जाए। इस सवाल का एक ही जवाब था कि वेनिस का वेगस संस्करण बसाकर उसमें वहां का रोमांच और रोमांस जगाया जाए, और ये निर्माण बहुत जल्द किया जाए। इसकी समय सीमा बहुत तंग थी, क्योंकि लास वेगस के कसिनो दुनिया में किसी भी जगह के मुकाबले प्रति वर्ग मीटर कहीं ज्यादा कमाई देते हैं। कहते हैं कि जब 1989 में द मिराज खुला था तो 7 साल का कंस्ट्रक्शन ऋण चुकाने के लिए रोजाना $10 लाख कमाने की जरूरत थी, लेकिन मिराज ऐसा चल निकला कि सिर्फ 18 महीने में समूचा कर्ज चुका दिया गया। द सैंड्स होटल की जगह खाली पड़े रहने से हर हफ्ते लाखों डॉलर की कमाई का नुकसान हो रहा था। एडल्सन का दावा था कि उनका मेगा रिजॉर्ट करीब 9,30,000 वर्ग मीटर में बनेगा और उसमें एक कसिनो, होटल और एक विशाल कन्वेंशन सेंटर होगा। वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन के आकार से करीब 2 गुना बड़ा ढांचा खड़ा करना था। पहले चरण के लिए सिर्फ 2 वर्ष का समय दिया गया। इतने विशाल निर्माण के लिए ये समय सामान्य से आधा था। उद्घाटन की तारीख 1999 के वसंत में तय की गई। 1997 के आरंभ में डेवलपर ने अपनी डिजाइन टीम ट्रेडवे इंडस्ट्रीज और स्टबियंस एसोसिएट्स को लास वेगस में वेनिस की पुनर्रचना में हाथ बंटाने को कहा। यहाँ कुछ मूर्तियां लगनी थी, कुछ वास्तु रचनाएं होनी थी। हमने अपने प्रस्ताव भेजे तो उन्होंने कहा नहीं, आप समझे नहीं। तो उन्होंने हमें जवाब में सामान्य टेलीफोन डायरेक्टरी से 2 गुनी बड़ी किताब भेजी, जिसका नाम था द पैलेसेस ऑफ वेनिस। और हमने ये पैलेसेस देखने शुरू किए तो लगा बाप रे बाप, इसके निर्माण की वास्तविक लागत की तुलना में हमारा पहला प्रस्ताव इस पर हुए कुल खर्च से करीब 40 गुना कम था। ये मेगा प्रोजेक्ट लास वेगस के हिसाब से भी बहुत बड़ा था। मुझे क्वालिटी की फिक्र थी। प्रोजेक्ट तो विशाल था, लेकिन मेरी चिंता क्वालिटी और सही नकल कराने की थी। मेरे लिए पैसे से कहीं ज्यादा सही नकल की अहमियत थी। वक्त निकलता जा रहा था। आर्किटेक्ट्स को तुरंत तय करना था कि वेगस में वेनिस कैसे बसेगा, इसमें क्या क्या बनेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ 2 साल के सीमित समय में ये सब कैसे मुमकिन होगा।
मार्च 1997 की बात है। अमेरिका में लास वेगस नेवाडा के आर्किटेक्ट और डिजाइनर आधी दुनिया पार कर इटली में वेनिस पहुंचे। उन्हें वेगस में बनाए जा रहे नवीनतम मेगा कैसीनो में नहरों के इस शहर का प्रतिरूप खड़ा करना था। डेवलपर शेल्डन एडल्सन की इस कल्पना को कुछ लोग ख्याली पुलाव कहते थे। वो अरबों की शर्त लगाने को तैयार थे कि वेनिशियन खूब चलेगा, लेकिन इस सपने को साकार करने वाले डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स वेनिस पहुंचते ही सकते में पड़ गए। भला यूरोप के इस एक सबसे मशहूर शहर की पुनर्रचना कैसे होगी? दुनिया में पानी की गलियों वाले इस एक चुनिंदा शहर को नेवाडा के रेगिस्तान में कैसे बसा पाएंगे? हर तरफ रंग थे और बेहद बारीक काम था, और ये सब कुछ बस 2 साल में ही करना था। मैं वेनिस में जैसे ही बोट से उतरकर किनारे पहुंचा तो वहां डॉजेस पैलेस को देखा और उसके दूसरी तरफ कार्ड ओरो पैलेस को देखा। तब हकीकत सामने आई। मैंने 600 मिलीमीटर का लेंस जैसे ही उन पर जूम किया तो मेरे मुंह से निकला, मामा मिया। तब एहसास हुआ कि वेनिस के कारीगरों ने कितनी बारीकी और खूबसूरती से ये शहर बसाया था, और इस काम में उन्हें 600 से 800 साल लगे थे। बदकिस्मती से इन डिजाइनर्स के पास 800 साल का वक्त नहीं था। इन्होंने इटली की इतिहासकार डोरिट रेन्स की मदद ली और उनके निर्देशन में सिर्फ 1 हफ्ते में वेनिस में 3000 से ज्यादा तस्वीरें खींची। तय किया गया कि किन प्रतीकों और प्रतिमाओं की नकल की जाएगी। कजोरो पैलेस, 14वीं से 16वीं शताब्दी का डॉजेस पैलेस, 16वीं शताब्दी का रियाल्टो ब्रिज, ब्रिज ऑफ साइज, लाइब्रेरी ऑफ सेंट मार्क्स, कस्टम्स हाउस और कैंपेनेली सैन मार्को बेल टावर। गोंडोला और गोंडोला चलाने वाले तथा रेनेसां युग की 150 से अधिक पेंटिंग्स की नकल की जानी थी। वो सेंट मार्क्स स्क्वायर के नाम से मशहूर पियाज़ा सैन मार्को भी बनाने वाले थे। इन मशहूर प्रतीकों के लगभग सभी अग्रभाग होटल कैसीनो के बाहरी हिस्से में सटीक पैमाने पर और पूरी बारीकी के साथ उकेरे जाने थे। कैंपेनेली टावर असली टावर से 90% आकार में रियाल्टो ब्रिज के नीचे बनाया जाना था। नक्शे में वेनिस की ग्रैंड कैनाल को होटल परिसर के भीतर और बाहर बनाने की योजना थी। जुलाई 1997 तक वेनिस के वेगस संस्करण का निर्माण शुरू हो गया। उन्हें 24 महीने से भी कम समय में 6 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जगह का निर्माण करना था। इस मेगा स्ट्रक्चर की शुरुआत बेसमेंट से हुई। बेसमेंट की ऊपरी मंजिल पर कैसीनो बनेगा। कैसीनो के ऊपर 80 दुकानों और रेस्टोरेंट्स वाला इंडोर शॉपिंग मॉल बनाना था। इसमें सेंट मार्क्स स्क्वायर की इंडोर नकल के ऊपर 21 मीटर ऊंची छत को आकाश जैसा दिखाने के लिए पेंट किया गया। शॉपिंग मॉल के भीतर गोंडोलास के साथ 1/3 किलोमीटर लंबी वेनिस की ग्रैंड कैनाल भी बनाई जानी थी। इस सब के ऊपर एक भव्य पूल डेक की योजना थी। अनेक मंजिलों वाले इस विशाल ढांचे को सहारा देने के लिए कंक्रीट की ऐसी बुनियाद जरूरी थी जो 69,000 किलो पास्कल्स का बोझ उठा सके। वेगस के कैसीनो निर्माण में ये एक नई मिसाल थी। इसके लिए 16,000 घन मीटर कंक्रीट की जरूरत पड़ी, जो ओलंपिक आकार के 4 स्विमिंग पूल्स को भर सकती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये सुनकर चौंक गए। 300 मजदूरों और 125 ट्रकों ने लगातार 30 घंटे काम करके 16,000 घन मीटर कंक्रीट डाली। इस बुनियाद के तैयार होने पर उन्हें पता लगा कि उन्होंने अनजाने में ही एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
उन्होंने अमेरिका में सबसे लंबे समय तक लगातार कंक्रीट डालने का रिकॉर्ड बनाया। नमूनों की जांच नाटकीय और विनाशकारी रही। विशाल हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से परखा गया कि कंक्रीट के टुकड़े बिना टूटे कितना दबाव सह सकते हैं। इस मेगा स्ट्रक्चर की कंक्रीट को 69,000 किलो पास्कल्स का दबाव तो सहना ही था। अमेरिका की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में कंक्रीट का यही मानक है। अगर कंक्रीट का नमूना उससे पहले टूट गया तो उसे असफल माना जाएगा। टीम ने जांच के नतीजों पर लाखों डॉलर लगा रखे थे। उन्होंने ये जानकर राहत की सांस ली कि कंक्रीट 1,03,000 किलो पास्कल से ज्यादा दबाव पर टूटी। कंक्रीट परीक्षा में खरी उतरी। बॉब लुसैक वेनिस में डिजाइन शोध यात्रा के बाद लास वेगस लौट चुके थे। उन्होंने जो कुछ वहां सीखा था उसकी मदद से लास वेगस के रेगिस्तान में वेनिस बसाना था। इसके लिए लुसैक और उनकी टीम को 80,000 3 डायमेंशनल खंभों को डिजाइन करना, गढ़ना, सांचों में ढालना और पेंट करना था, जिनमें कार्निसेस, अलंकरण और प्रतिमाएं भी शामिल थीं। लुसैक ने 7 व्यक्तियों की डिजाइन टीम बनाई और जल्दी ही 2700 वर्ग मीटर की वर्कशॉप में 60 लोग काम करने लगे, लेकिन उनसे काम संभला नहीं। अप्रैल 1999 की तय सीमा में 1 साल से भी कम समय बचा था। लुसैक अपनी वर्कशॉप 14,000 वर्ग मीटर के गोदाम में ले गए और 60 की जगह 300 से ज्यादा कलाकार काम पर लगा दिए। हमें कुछ नहीं सूझता था कि सामने क्या है या पीछे क्या है। बस जो हाथ में होता था वही करते थे और जल्दी से जल्दी करते थे। लुसैक ने अपनी कलात्मक प्रतिभा आजमाने के लिए दुनिया भर में वेनिस के एक सबसे मशहूर प्रतीक सेंट मार्क के पंख वाले शेर को चुना। फोटो की मदद से उन्होंने स्टाइरोफोम में शेर गढ़ा, उस पर सख्त प्लास्टिक की परत चढ़ाई और ऐसे पेंट किया कि मौसम की मार से प्रभावित हुई मूल प्रतिमा जैसा दिखने लगे। अपने शेर की परख कराने के लिए लुसैक ने उसके फोटो इटली में वेनिस के एक इतिहासकार को भेजे। वो बहुत प्रभावित हुए। उनकी राय मिलते ही मुझे लगा कि ओह, अब हम ये काम बखूबी कर लेंगे। लेकिन वेनिशियन के खुलने से पहले अगले 10 महीनों में उन्हें इस सफलता को 80,000 बार दोहराना था। इतने कम समय में ये काम असंभव लगता था। लेकिन एक और समस्या ऐसी थी जो लुसैक का समय और शायद उनकी नौकरी भी ले सकती थी। होटल के बाहरी हिस्से में डॉजेस पैलेस के अग्रभाग के लिए बनाए गए दर्जनों खंबे वेनिस के सदियों पुराने खंभों जैसे लगने की बजाय एकदम नए दिखते थे। अब आपको हर खंभा दोबारा बनाना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। डिजाइन कंसल्टेंट इन सब को फेंकने की धमकी दे रहे थे। लुसैक को नए सिरे से शुरुआत करनी थी। लास वेगस नेवाडा में नए वेनिशियन होटल कसिनो का निर्माण तेज रफ्तार से चल रहा था। 1998 की गर्मियों में उद्घाटन के लिए सिर्फ 10 महीने बाकी थे। लेकिन होटल के बाहरी हिस्से में लगने वाले डॉजेस पैलेस के दर्जनों खंबे वेनिस इटली के मूल खंभों जैसे नहीं दिखते थे। वो एकदम चिकने और नए दिखते थे। वेनिस में मूल डॉजेस पैलेस के इतालवी खंभे इस्ट्रियन पत्थर के बने हैं, जिसकी सतह खुरदरी होती है। ये खंभे मौसम और उम्र के साथ पुराने पड़ गए थे, लेकिन वेगस में तो 300 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे थे। इसके बावजूद वो बारीकी नजरअंदाज हो गई और एकदम सफेद चमचमाते खंभे बन गए। उन्हें नए सिरे से काम करना पड़ा। डिजाइन टीम चमचमाते खंभों को बदरंग करने में जुटी थी।
बाकी कर्मचारी 96 मीटर ऊंचा वेनिस का एक सबसे मशहूर प्रतीक कैंपेनेली बेल टावर बना रहे थे। वेनिस में ये टावर सेंट मार्क स्क्वायर के बाहरी इलाके में है। लेकिन लास वेगस में जगह के हिसाब से सभी मशहूर प्रतीकों की स्थिति बदलनी पड़ी। यहां ये टावर रियाल्टो ब्रिज के नीचे है। ये टावर ढांचागत इस्पात से मूल टावर से 90% आकार में बनाया जा रहा था। बाहरी हिस्से का निर्माण प्रगति पर था, लेकिन होटल के भीतर मेगा स्ट्रक्चर के डिजाइन ने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। निचली मंजिलों की जटिल परतें परेशानी खड़ी कर सकती थीं। समूचा होटल कैसीनो बेसमेंट में बनना था। कैसीनो की मंजिल के ऊपर आम जनता के लिए इंडोर शॉपिंग मॉल बनने वाला था। हर दुकान सिर्फ एक मंजिल घेरेगी, लेकिन दुकान का बाहरी हिस्सा वेनिस के अग्रभाग जैसा 2 मंजिला होना था। हॉलीवुड सेट की तरह मॉल छत के नीचे होते हुए भी खुला खुला दिखना था। डिजाइन के अनुसार कैसीनो के ठीक ऊपर इंडोर शॉपिंग मॉल के बीच से वेनिस की ग्रैंड कैनाल भी गुजरनी थी। 1/3 किलोमीटर लंबे और 1 मीटर गहरे इस कंक्रीट के बाथटब पर 5 पुल थे। अगर सहारे पूरी तरह मजबूत न बनते तो ये नहर कैसीनो पर गिरकर पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देती। नहर को भरने के लिए 10,60,000 लीटर पानी की जरूरत थी, जिसका वजन 9 लाख किलोग्राम से ज्यादा होता। आर्किटेक्ट्स ने वजन का अंदाजा लगा लिया था और उसे उठाने के लिए ही उन्होंने नहर को कैसीनो के खंभों पर से गुजारा। लेकिन जब शेर के सिर वाले 14 फव्वारों से पहली बार नहर में पानी भर गया तो कैसीनो में एक दिन में 11,000 लीटर पानी का रिसाव हुआ। पूरी नहर खाली की गई, 1-1 सेंटीमीटर की जांच की गई। रिसाव रोकने का स्थायी तरीका ढूंढना जरूरी था, या फिर मॉल के भीतर नहर बनाने का इरादा ही छोड़ना पड़ता। जल्द ही रिसाव रोकने का तरीका ढूंढ लिया गया। उन्होंने रिसाव रोकने की दोहरी प्रणाली विकसित की। अगर रिसाव का पानी पहली नालियों से बच जाए तो दूसरी नालियां उसे रोक लेंगी। एक समस्या सुलझ गई तो दूसरी खड़ी हो गई। इंडोर शॉपिंग मॉल और नहर के ऊपर आउटडोर स्विमिंग पूल डेक था, यानी उस सब के ऊपर विशाल भारी पूल बनना था। पानी को मॉल में रिसने नहीं दिया जा सकता था। कोई दुकानदार ये पसंद नहीं करता, इसलिए हमने फिर एक ढांचागत स्लैब बनाया जिसमें पानी रोकने की नालियां थीं। पानी रोकने और इंडोर मॉल को नुकसान से बचाने के लिए एक और दोहरी प्रणाली बनाई गई। अगस्त 1998 में वेनिशियन होटल टावर खड़ा हो गया। बाहर से ये लगभग पूरा दिखने लगा, लेकिन भीतर काम चल रहा था। जनवरी 1999 तक 40,800 वर्ग मीटर में इंडोर मॉल का निर्माण पिछड़ रहा था। उद्घाटन दिवस से 4 महीने पहले जब बॉब लुसैक और उनके साथियों को लगा कि वो समय से काम निपटा लेंगे, तभी इंडोर शॉपिंग मॉल के आर्किटेक्ट्स ने एकदम नया ऑर्डर थमा दिया। वास्तुकारों ने शॉपिंग मॉल में दुकानों और रेस्टोरेंट्स के अग्रभाग और खिड़कियों के लिए 25,000 सजावटी टुकड़ों के 800 नए सांचे मांगे। हर नया सांचा डिजाइन करने और बनाने में 6 से 8 हफ्ते लगते थे। हमने घड़ी देखी, फिर कैलेंडर देखा और हमें लगा कि हम किसी तरह ये काम पूरा नहीं कर सकते। उद्घाटन अप्रैल में होना तय था। अब कोई चमत्कार ही इस मेगा स्ट्रक्चर को समय पर खोल सकता था। अचानक लुसैक और उनके साथियों को एहसास हुआ कि इंडोर शॉपिंग मॉल ग्रैंड कैनाल के साथ साथ मुड़ता जाता है, इसलिए पूरा मॉल एक साथ दिखाई नहीं देता।
इंडोर मॉल में घूमते हुए छोटे छोटे हिस्से दिखाई देते हैं, यानी अगर मोल्डिंग, मेहराब और खंभे एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाते तो उन्हें दोहराया जा सकता था। अगर वास्तुकारों को मॉल में खिड़कियों, दरवाजों और खंभों का आकार एक जैसा रखने पर मना लिया जाता तो 800 की जगह 400 नए सांचों की जरूरत पड़ती और 400 नए सांचे बनाए जा सकते थे। आर्किटेक्ट्स ये प्रस्ताव मान गए क्योंकि इसमें आधा समय लगना था। एक अभिनव सोच ने एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। लेकिन कसीनो के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। दीवारों और छतों को सजाने के लिए वेनिस की भव्य कलाकृतियों की नकल वाली विशाल पेंटिंग्स लगाने की योजना थी, लेकिन डिजाइन कंसल्टेंट्स को छत के म्यूरल्स में कुछ गड़बड़ी लगी। उन्हें वेनिस के एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी थी। इटली में वेनिस की कला शैली के सबसे सम्मानित कलाकार गुइरीनो लोवाटो थे। डिजाइन कंसल्टेंट्स ने लोवाटो को राजी कर लिया कि वो वेनिस में अपना स्टूडियो छोड़कर लास वेगास आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखें। लोवाटो मान गए। रंग और आकृतियां कलात्मक तो थे, पर वेनिस जैसे सटीक नहीं थे। शेड्स और शैडोज का और बारीकी से ध्यान रखना चाहिए था ताकि प्राचीन वेनिस की नकल दिखे। लोवाटो के निर्देशन में कलाकारों ने रंग, छाया और आकृतियों में फेरबदल किया। आखिरकार लोवाटो और डिजाइन सलाहकारों की मंजूरी मिल गई। अब 21 अप्रैल के उद्घाटन में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। होटल कसीनो के भीतर की पेंटिंग्स का रंग रूप तो ठीक ठाक तैयार हो रहा था, लेकिन बाहर अभी कई समस्याएं बाकी थीं। ग्रैंड कैनाल के बाहरी हिस्से में ऐसे रंग का स्प्रे पेंट किया गया कि पानी में इटली के वेनिस की नहरों जैसी हरी छाया दिखाई दे। लेकिन जब बाहरी नहर भरी गई तो रंग हल्का पाया गया। नहर खाली करने के लिए एक दिन, सुखाने के लिए दूसरा दिन, दोबारा पेंट करने के लिए तीसरा दिन और फिर भरने के लिए चौथा दिन चाहिए था। लेकिन इतिहास के कंसल्टेंट्स ने बाहरी नहर का 31 लाख लीटर पानी खाली करने का आदेश दिया। दूसरी बार रंग सही आया। वेनिस की एक और चीज की नकल सही करनी थी। होटल कसीनो में मेहमानों को घुमाने के लिए 17 गोंडोला बनाए जा रहे थे। उन्हें बनाने से पहले बॉब लुसैक वेनिस के पास वाली गिडेका आइलैंड पर एक गोंडोला वर्कशॉप में गए थे। उन्होंने इटली में गोंडोला बनाने के एकमात्र केंद्र में जाकर वहां के कारीगरों से ये सदियों पुरानी कारीगरी सीखी। बॉब लुसैक ने देखा कि गोंडोलास की नकल करना इतना आसान नहीं था। सभी गोंडोलास के डिजाइन का हर चरण बहुत जटिल था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि हर गोंडोला के निर्माण में योजना से अधिक समय लगेगा। गोंडोला बनाने की लुसैक की ये नई जानकारी वेगस में उनकी टीम के बहुत काम आई। डेवलपर इन नौकाओं को अधिक से अधिक सटीक बनाना चाहते थे, लेकिन वेनिशियन में नहर के आकार के हिसाब से कुछ रियायतें दी गईं। वेनिस में आम गोंडोला 11 मीटर लंबा होता है, लेकिन ये गोंडोला उससे करीब 2/3 यानी 8 मीटर ही लंबे थे। गोंडोला पानी में उतारने से कुछ ही दिन पहले लुसैक के सामने एक और समस्या आई। चूंकि गोंडोलाज में यात्रियों को घुमाना था, इसलिए वो अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकार क्षेत्र में थे और जांच के दौरान जब पता चला कि गोंडोला पलट सकते हैं तो कोस्ट गार्ड को यात्रियों की सुरक्षा की चिंता हुई। वो एक निश्चित वजन बोट के किनारे रख देते हैं और अगर बोट निश्चित डिग्री से ज्यादा झुक जाती है तो मंजूरी नहीं मिलती। ये गोंडोला उससे ज्यादा झुक गए। अब परेशानी ये थी कि हम इसे सुधारेंगे कैसे। डिजाइनर्स को तुरंत गोंडोला का डिजाइन बदलना था।
उद्घाटन में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था। समस्या सिर्फ गोंडोलास की ही नहीं थी, इंडोर मॉल का निर्माण भी कम से कम 2 महीने पीछे चल रहा था। होटल के कुछ स्वीट्स भी तैयार नहीं हुए थे। दिन रात की मेहनत के बावजूद वेनेशियन 21 अप्रैल 1999 को नहीं खुल सकता था। होटल अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि उस साल वो कब उद्घाटन कर सकेंगे। उन्नीस का आधा अप्रैल बीत गया और लास वेगस स्ट्रिप पर नवीनतम मेगा रिजॉर्ट वेनेशियन का उद्घाटन टल गया। इंडोर शॉपिंग मॉल का निर्माण कई महीने पीछे था और होटल के कुछ शानदार स्वीट्स भी तैयार नहीं थे। होटल लगभग पूरी तरह बुक हो चुका था, लेकिन कुछ मेहमानों को दूसरे होटलों में ठहरना पड़ेगा। होटल अधिकारी इसका उद्घाटन 21 अप्रैल की बजाय 3 मई को कराने पर मजबूर हो गए, क्योंकि इंडोर शॉपिंग मॉल और कुछ कमरे समय पर तैयार नहीं हो पाए थे। 3 मई को भी सादगी से उद्घाटन करना तय हुआ और उसमें सिर्फ 2 सप्ताह बाकी थे। होटल कसीनो के भीतर अफरा तफरी मची हुई थी। निर्माण कर्मी मॉल और कमरे तैयार करने में जुटे हुए थे। होटल के बाहर गोंडोलास की सुरक्षा का मामला अभी भी सुलझाया नहीं जा सका था। कोस्ट गार्ड्स को चिंता थी कि यात्री पानी में गिर सकते हैं, हालांकि नहर की गहराई सिर्फ 1 मीटर थी। अंतिम क्षणों में लुसैक की टीम ने एक अनूठा समाधान निकाला। अगर यात्रियों को इतना झुकने ही ना दिया जाए कि गोंडोला पलट सके, तो डिजाइनर्स ने गोंडोला में सीट बेल्ट लगाने का फैसला किया। कोस्ट गार्ड ने इस बदलाव के साथ बोट्स को मंजूरी दे दी। मॉल और कुछ कमरे भले ही तैयार न हुए हों, लेकिन होटल कसीनो के गोंडोलास उद्घाटन के लिए तैयार थे। उद्घाटन से पहले अंतिम क्षणों में वो आखिरी समझौता था जिस पर कोस्ट गार्ड के हस्ताक्षर कराए गए। आखिर 3 मई 1999 को उद्घाटन का दिन आ गया। होटल के अधिकारी उद्घाटन के लिए नियत समय शाम 6 बजे तक भी सुरक्षा अधिकारियों से कमरों को मंजूरी दिए जाने की मांग कर रहे थे। उधर सेफ्टी इंस्पेक्टर कमरों की जांच कर रहे थे, इधर प्रदर्शन और उद्घाटन का समय करीब आता जा रहा था, लेकिन उन्होंने हमें मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए दरवाजे नहीं खोले जा सकते थे। भीतर इंस्पेक्टर मुआयना कर रहे थे और बाहर भीड़ इंतजार में खड़ी थी। 7 घंटे बीत गए, उत्सुकता बढ़ रही थी। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो सब ठीक है। आखिरकार सुबह 1 बजे वेनेशियन के दरवाजे खोल दिए गए। इस विशाल मेगा स्ट्रक्चर के भीतर की पहली झलक पाने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। तकनीकी रूप से खुलने के बावजूद शुरुआत आसान नहीं रही। कसीनो तैयार था, मेहमानों के ज्यादातर कमरे भी तैयार थे, लेकिन विश्व स्तर के इस रिसोर्ट के कुछ विशाल हिस्से तैयार नहीं थे। पूल डेक को तैयार होने में कुछ हफ्ते बाकी थे। मॉल का निर्माण पूरा होने और खरीदारों के लिए खुलने में अभी 2 महीने बाकी थे, लेकिन मेगा स्ट्रक्चर के नियोजक भविष्य की सोचने लगे थे। वो समझ गए थे कि उसी वर्ष खुले एकदम नए 3 होटल कसिनोज, द मैंडले बे, द 4 सीजन्स होटल और द पेरिस का मुकाबला करना होगा।
ऐसी खबर भी थी कि डेवलपर स्टीव विन पुराने डेजर्ट इन को खरीदकर शहर का सबसे आलीशान होटल और रिजॉर्ट बनाने वाले हैं। लास वेगस में जमीन जायदाद के कारोबार में आगे रहने का एक ही तरीका है कि पहले से बड़ी और बेहतर इमारतें बनाई जाएं। वेनिशियन के उद्घाटन के बाद इस मेगा स्ट्रक्चर में 1000 कमरों का 12 मंजिला लग्जरी टावर जोड़ने की योजना बनी, जिसमें मूल होटल से और ज्यादा एक्सक्लूसिव और भव्य स्वीट बनाए जाने थे। इस टावर में एक एलिवेटेड लॉबी और एक वीआईपी रजिस्ट्रेशन एरिया भी था। इस नए ढांचे का शिलान्यास नहीं होना था क्योंकि ये जमीन पर नहीं बन रहा था। इसे मौजूदा 10 मंजिला गैराज के ऊपर हवा में यानी एयर स्पेस में बनाया जा रहा था। लास वेगस में जमीन की आसमान छूती कीमतों के कारण बहुत से डेवलपर नई जगह की बजाय मौजूदा जमीन पर ही निर्माण पसंद करते थे। लेकिन एक ढांचे के ऊपर विशाल 12 मंजिला ढांचा कैसे खड़ा किया जाएगा? नए लग्जरी टावर का वजन उठाने वाले खंभे सामान्यतः अपना वजन नींव पर ही डालेंगे। इस टावर को बनाने के लिए गैराज के डिजाइन में अतिरिक्त मजबूती की व्यवस्था थी, लेकिन निर्माण कर्मियों को और मजबूती की जरूरत महसूस हुई। मौजूदा ढांचे पर कोई निर्माण करने के लिए उसका वजन जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए? इस सवाल का जवाब है ट्रांसफर स्लैब। गैराज के ऊपर कंक्रीट का विशाल स्लैब बिछा दिया गया। इससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि गैराज का इस्तेमाल करते हुए टावर बनाना था। होटल टावर ट्रांसफर स्लैब के ऊपर बनना था, जिससे इसका वजन गैराज के खंभों पर पड़ने वाला था। काम अभी शुरू ही हुआ था कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका के इतिहास का सबसे भयंकर आतंकवादी हमला हो गया। 11 सितंबर 2001 को सारा देश स्तब्ध रह गया था। वेनिशियन के नए टावर का निर्माण एकदम रुक गया। 11 सितंबर के बाद अमेरिका में आर्थिक अनिश्चितता के दौर में नए टावर का काम फिर शुरू होने में 7 महीने लगे। उसके बाद भी प्रगति धीमी रही। निर्माण 24 घंटे नहीं चल सकता था क्योंकि निर्माण स्थल से कुछ ही मीटर दूर होटल में करीब 6000 मेहमान ठहरे थे। निर्माण के लिए आवश्यक ढेरों सामग्री रखने की भी कोई जगह नहीं थी। सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। सब कुछ यहीं बनाना था। ये न्यूयॉर्क शहर में बहुमंजिला इमारत बनाने जितना ही कठिन था, जहां कोई जगह नहीं होती। बगल का होटल मेहमानों के लिए खुल जाने के कारण सामग्री को कहीं दूर से निर्माण स्थल तक लाना था, इसलिए निर्माण में और देर लग रही थी। लेकिन जल्द ही निर्माण कर्मियों ने अपनी मेहनत से इस नए टावर में काफी प्रगति कर ली। 2003 के प्रारंभ तक कंक्रीट के स्लैब पर 12 मंजिला टावर खड़ा हो गया। अब लास वेगस के कुछ सबसे आलीशान स्वीट्स वेनिशियन में उपलब्ध थे। आप यहाँ से ऊपर आए और ये कॉलोनेड वाला हिस्सा है। यही रजिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा। जून 2003 तक निर्माण कर्मियों के सिर पर इस मेगा स्ट्रक्चर के नए हिस्से वेनेजिया टावर के उद्घाटन का भूत सवार हो गया था। निर्माण कर्मियों के लिए हर उद्घाटन दिवस मुसीबत का पैगाम होता है, क्योंकि उद्घाटन तय हो जाता है और काम 100% पूरा नहीं हो पाता। ये उद्घाटन दिवस भी ऐसा ही था। एक दिन पहले तक निर्माण कर्मी नई शानदार लॉबी को सजाने संवारने में जुटे थे। उन्हें 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची 3 विशाल पेंटिंग्स रजिस्ट्रेशन डेस्क के पीछे लगानी थीं। लेकिन जब पेंटिंग्स को लॉबी में लाने लगे तब एक और मुसीबत खड़ी हो गई। 3 महीने का समय लगाकर बनाई गई एक भी पेंटिंग होटल की लिफ्ट में नहीं समा रही थी। अब सवाल ये था कि ये विशाल पेंटिंग्स उद्घाटन के लिए समय पर नए टावर में पहुंच पाएंगी या नहीं।
जून 2003 में लास वेगस नेवाडा में वेनेशियन होटल के नए वेनेजिया टावर के उद्घाटन का दिन आ गया। लॉबी में 3 विशाल पेंटिंग्स की खाली जगह पर फूल लगे थे। ये पेंटिंग 2 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी यानी एक कार जितनी लंबी चौड़ी थी। 90 किलोग्राम की हर एक पेंटिंग खास तौर पर बनवाई गई थी और इनकी कुल लागत $30,000 थी। लेकिन ये पेंटिंग्स इतनी बड़ी थीं कि होटल की लिफ्ट में नहीं आ रही थीं। उद्घाटन में कुछ ही घंटे बाकी थे। कर्मचारियों को इन्हें टावर के भीतर ले जाने का रास्ता ढूंढना था। उन्होंने तय किया कि इन विशाल पेंटिंग्स को लॉबी के करीब नए टावर के पूल डेक के बड़े दरवाजों से ही भीतर ले जाना होगा। उन्हें एक एक पेंटिंग को बांधकर बड़ी क्रेन्स के सहारे 12 मंजिले टावर के ऊपर से उठाना था। फिर उन्हें पूल वाले हिस्से में उतारकर सीधे लॉबी में ले जाना था। इस काम में जोखिम तो था। अगर पेंटिंग खराब हो जाती या गिर जाती तो होटल के लिए नई पेंटिंग बनवानी पड़ती। हम तैयार हैं, जब तुम तैयार हो तो बता देना। ठीक है, ये नीचे आ रही है। जल्दी ही ये भारी पेंटिंग्स जमीन से 12 मंजिल ऊपर लटकने लगीं। उन पेंटिंग्स को भीतर ले जाते समय मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं खुद वहां गया और उस काम में मदद की जो मैं आमतौर पर नहीं करता। आराम से, शाबाश। मैं चाहता था कि पेंटिंग सही सलामत इमारत में चली जाएं, क्योंकि ये बहुत महंगी पेंटिंग्स थीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक पकड़ लिया। अगर वो गिर जाती तो मैं तो मुश्किल में फंस जाता। थोड़ा संभल कर, शाबाश। अब जरा इसे उधर ले जाओ। ठीक है। उद्घाटन से कुछ ही घंटे पहले पेंटिंग्स लॉबी में पहुंचा दी गईं। लेकिन कर्मचारी अब भी कमरे तैयार करने में जुटे थे। उम्मीद है काम समय पर खत्म हो जाएगा। तब तक मेहमान आने लगे थे। 1013 कमरों वाला नया 12 मंजिला टावर अंततः जून 2003 में खोल दिया गया था। मेहमान मूल होटल की लॉबी में एक अलग लिफ्ट से रजिस्ट्रेशन वाले हिस्से में जाते हैं। $275 मिलियन का ये विशाल टावर पार्किंग गैराज के ऊपर खड़ा है। लेकिन वेनेजिया टावर का काम खत्म होते ही होटल के तीसरे और अंतिम टावर का काम शुरू हो गया। $1.6 अरब की इस 50 मंजिला इमारत का नाम पैलेज़ो है। इसमें 3000 स्वीट्स, 9750 वर्ग मीटर का कैसीनो और 41,800 वर्ग मीटर का मीटिंग स्पेस होगा। सन 2007 में इसका निर्माण पूरा होने पर वेनेशियन दुनिया में विशालतम होटल रिजॉर्ट परिसर बन जाएगा। वेनेजिया और पैलेज़ो टावर्स के साथ इस मेगा स्ट्रक्चर में होटल के 7,100 कमरे और एक बार में छत के नीचे विशालतम कैसीनो भी होगा। इसका कुल इलाका करीब 15 लाख वर्ग मीटर का होगा। मई 2005 में बॉब लुसैक लास वेगस स्ट्रिप में वेनेशियन मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा करने के बाद पहली बार वेनिस लौटे। मैं ये सोचकर वेनिस लौटा कि देखे तो सही कि असल कैसा है और हमने इसे कैसा बनाया है। हमने बहुत अच्छा काम किया। डोजेस पैलेस, ब्रिज ऑफ साइज, कैंपेनेली बेल टावर, रियाल्टो ब्रिज, कॉन्टोरिनी फसान पैलेस, काडोरो पैलेस, लाइब्रेरी ऑफ सेंट मार्क्स। हर काम पूरी बारीकी से किया गया था। सभी प्रतिमाएं सेंट थियोडोर और डोजेज पैलेस में डॉज और पंखों वाला शेर सब एकदम सटीक थे। मुझे लगा कि अब मैं सिर उठाकर चल सकता हूं।
लेकिन असली इम्तिहान तब हुआ जब वेनिस इटली के सांस्कृतिक इतिहासकारों को लास वेगस में बसे नए वेनिस की विश्वसनीयता परखने के लिए बुलाया गया। इनमें इटली की इतिहासकार डोरेट रेंस भी थीं। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो बस देखते ही रह गई। पल भर के लिए सन्नाटा रहा। सब मुझे देख रहे थे कि मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आपने कमाल कर दिया। इस विशाल मेगा स्ट्रक्चर की परिकल्पना और निर्माण करने वाले भी यही मानते हैं। कुछ इसके बाहरी हिस्सों की वास्तुकला को देखते हैं, कुछ बारीकियों पर गौर करते हैं। कुछ लोग वेगस में वेनिस की असलियत को एकदम अलग नजरिए से देखते हैं। एक दिन मैं रेलिंग के पास खड़ा गोंडोला को आते जाते देख रहा था। हर जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था या एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा था। बस यही तो हमारा मकसद था। हम रोमांस का जज्बा जगाना चाहते थे और वो सचमुच हो गया। जो लोग इसे नामुमकिन मानते थे, वेनिशियन उनकी आंखों के सामने है। रेगिस्तान की सख्त मिट्टी को तराशने से लेकर प्रतिमाएं बनाने तक और निरीक्षण की बाधा पार करने वाले गोंडोलास से लेकर पार्किंग गैराज के ऊपर बने होटल टावर तक, वेगस स्ट्रिप में या दुनिया में कहीं और इस मेगा स्ट्रक्चर का कोई सानी नहीं है। मुझे क्वालिटी की फिक्र थी। प्रोजेक्ट तो विशाल था, लेकिन मेरी चिंता क्वालिटी और सही नकल कराने की थी। मेरे लिए पैसे से कहीं ज्यादा सही नकल की अहमियत थी। वक्त निकलता जा रहा था। आर्किटेक्ट्स को तुरंत तय करना था कि वेगस में वेनिस कैसे बसेगा, इसमें क्या क्या बनेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ 2 साल के सीमित समय में ये सब कैसे मुमकिन होगा। मार्च 1997 की बात है। अमेरिका में लास वेगस नेवाडा के आर्किटेक्ट और डिजाइनर आधी दुनिया पार कर इटली में वेनिस पहुंचे। उन्हें वेगस में बनाए जा रहे नवीनतम मेगा कैसीनो में नहरों के इस शहर का प्रतिरूप खड़ा करना था। डेवलपर शेल्डन एडल्सन की इस कल्पना को कुछ लोग ख्याली पुलाव कहते थे। वो अरबों की शर्त लगाने को तैयार थे कि वेनिशियन खूब चलेगा, लेकिन इस सपने को साकार करने वाले डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स वेनिस पहुंचते ही सकते में पड़ गए। भला यूरोप के इस एक सबसे मशहूर शहर की पुनर्रचना कैसे होगी? दुनिया में पानी की गलियों वाले इस एक चुनिंदा शहर को नेवाडा के रेगिस्तान में कैसे बसा पाएंगे? हर तरफ रंग थे और बेहद बारीक काम था, और ये सब कुछ बस 2 साल में ही करना था। मैं वेनिस में जैसे ही बोट से उतरकर किनारे पहुंचा तो वहां डॉजेस पैलेस को देखा और उसके दूसरी तरफ कार्ड ओरो पैलेस को देखा। तब हकीकत सामने आई। मैंने 600 मिलीमीटर का लेंस जैसे ही उन पर जूम किया तो मेरे मुंह से निकला, मामा मिया। तब एहसास हुआ कि वेनिस के कारीगरों ने कितनी बारीकी और खूबसूरती से ये शहर बसाया था, और इस काम में उन्हें 600 से 800 साल लगे थे। बदकिस्मती से इन डिजाइनर्स के पास 800 साल का वक्त नहीं था। इन्होंने इटली की इतिहासकार डोरेट रेंस की मदद ली और उनके निर्देशन में सिर्फ 1 हफ्ते में वेनिस में 3000 से ज्यादा तस्वीरें खींची। तय किया गया कि किन प्रतीकों और प्रतिमाओं की नकल की जाएगी।
कजोरो पैलेस, 14वीं से 16वीं शताब्दी का डोजेस पैलेस, 16वीं शताब्दी का रियाल्टो ब्रिज, ब्रिज ऑफ साइज, लाइब्रेरी ऑफ सेंट मार्क्स, कस्टम्स हाउस और कैंपेनेली सैन मार्को बेल टावर, गोंडोला और गोंडोला चलाने वाले तथा रेनेसां युग की 150 से अधिक पेंटिंग्स की नकल की जानी थी। वो सेंट मार्क्स स्क्वायर के नाम से मशहूर पियाज़ा सैन मार्को भी बनाने वाले थे। इन मशहूर प्रतीकों के लगभग सभी अग्रभाग होटल कसीनो के बाहरी हिस्से में सटीक पैमाने पर और पूरी बारीकी के साथ उकेरे जाने थे। कैंपेनेली टावर असली टावर से 90% आकार में रियाल्टो ब्रिज के नीचे बनाया जाना था। नक्शे में वेनिस की ग्रैंड कैनाल को होटल परिसर के भीतर और बाहर बनाने की योजना थी। जुलाई 1997 तक वेनिस के वेगस संस्करण का निर्माण शुरू हो गया। उन्हें 24 महीने से भी कम समय में 6 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जगह का निर्माण करना था। इस मेगा स्ट्रक्चर की शुरुआत बेसमेंट से हुई। बेसमेंट नेवाडा में लास वेगस की स्ट्रिप पर हजारों लोग दुनिया का सबसे बड़ा होटल कसीनो बना रहे थे। उन्हें ये मेगा स्ट्रक्चर असंभव सी लगने वाली समय सीमा में बनाना था। वो नहरों और गोंडोलास के साथ इटली के वेनिस शहर की हूबहू नकल लास वेगस में उतार रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या नेवाडा के रेगिस्तान में अरबों डॉलर का ये अद्भुत कसीनो बन सकेगा। लास वेगस में ये मेगा स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में बड़ा भारी जुआ था। लास वेगस, नेवाडा, ये शहर अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान में मरीचिका की तरह खड़ा है। लंबी चौड़ी चमचमाती इमारतों से भरा ये शहर जुए की कमाई से पनपा है और यहाँ भव्यता और शान की हमेशा तारीफ होती है। यहाँ जमीन जायदाद का कारोबार भी एक जुआ है। मौजूदा इमारतों से बड़ी और बेहतर इमारतें अगर नहीं बना पाए तो आप टिक नहीं सकते। इसी लास वेगस में इटली के वेनिस शहर की तर्ज पर वेनेशियन नाम का दुनिया का विशालतम होटल रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। यहाँ वेनिस के कुछ मशहूर प्रतीकों की हूबहू नकल की गई है। नए हिस्से का निर्माण पूरा हो जाने पर पूरे वेनेशियन परिसर में 7,000 से ज्यादा होटल कमरे होंगे। इस विशाल वेनेशियन परिसर का निर्माण अपने आप में बड़ी चुनौती थी। रेगिस्तान की सख्त मिट्टी की खुदाई से लेकर पार्किंग गैराज पर एक अतिरिक्त टावर बनाने और प्राचीन वेनिस की हर बारीकी को ज्यों का त्यों उभारने तक हर मोड़ पर बाधाएं ही बाधाएं थीं। इस शहर में वक्त बहुत कीमती होता है और निर्माण बहुत तेजी से होता है, इसलिए यहाँ काम भी रात दिन करना पड़ा। असली जुआ तो अरबों डॉलर के मुकाबले का था। लास वेगस में निर्माताओं की कमाई के साधन कसीनो हैं और इन कसीनोज का निर्माण ही अपने आप में एक जुआ है। जुआ खेलने वालों में से ही एक हैं इस मेगा स्ट्रक्चर के डेवलपर शेल्डन एडल्सन। मैंने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और पूछा कि हम इस जमीन पर कितने कमरे बना सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया 6,000। मैंने कहा ठीक है, हम 6,000 ही बनाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एडल्सन ने ये रास्ता चुना क्योंकि उन्होंने लास वेगस के भविष्य के बारे में एक साहसिक कल्पना की थी। इसमें इस होटल का विकास शामिल था। एडल्सन को लगा कि लास वेगस सिर्फ जुए का अड्डा बनकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि कसीनो तो सारे देश में अंधाधुंध फैल रहे थे। वो समझ गए कि लास वेगस को अगर सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बने रहना है तो कसीनो के अलावा भी कुछ करना होगा। लेकिन लास वेगस को नया रूप देने की होड़ में एडल्सन ने कुछ देर से शुरुआत की। स्टीव विन नाम के एक और उद्यमी 1989 में मिराज बनाकर लास वेगस स्ट्रिप का रूप बदलने लगे थे। उस समय तक 63 करोड़ डॉलर में बना ये सबसे महंगा होटल कसीनो था। विन ने इसके बाद ट्रेजर आइलैंड बनाया और 1998 में बेलाजियो का निर्माण किया।
विन ने हर रिजॉर्ट के साथ अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए चुनौती बड़ी कर दी। 1996 में जब एडल्सन ने मैदान में उतरने का फैसला किया तो दाव बहुत ऊंचे थे। अपनी धाक जमाने के लिए उन्हें $1 अरब से ज्यादा खर्च करने होंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन था? कंसल्टेंट्स यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने किसी तरह से उन्हें समझा लिया था। लास वेगस स्ट्रिप पर इस नए मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत नवंबर 1996 में हुई। सैंड्स होटल एंड कैसीनो को $128 मिलियन में खरीदने के बाद गिरा दिया गया। इसकी जगह नया कैसीनो नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल, रिजॉर्ट और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना था। $1997 के आरंभ में डिजाइन टीम को एक महत्वपूर्ण फैसला करना पड़ा। वेगस स्ट्रिप पर जगमगाती इमारतों की भीड़ में इसकी अलग पहचान क्या होगी? प्राचीन मिस्र, न्यूयॉर्क और पेरिस की अनुकृतियां तो पहले से खड़ी थीं। एडल्सन को एक ऐसा विषय चाहिए था जो अन्य सभी से एक कदम आगे हो। अनगिनत सुझाव आए। आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स ने दुनिया भर के शहरों की लंबी सूची तैयार की, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना गंभीर चुनौती थी, जिसका फैसला एडल्सन के किसी अपने को करना पड़ा। मेरी पत्नी आई और हम जिन नामों पर सोच रहे थे उन्हें देखा और कहा कि आप वेनिस की नकल क्यों नहीं करते? वो दोनों हनीमून मनाने इटली में वेनिस गए थे और मिरियम को इस शहर से प्यार हो गया था। वहां जाते ही ऐसा लगता है जैसे न जाने कितनी पीढ़ियां एक लम्हे में सिमट आई हों। इतिहास आपके सामने खड़ा होता है और सब कुछ इतना सुंदर, निराला और रोमांटिक लगता है। एडल्सन ने तय किया कि स्ट्रिप पर औरों से एक कदम आगे रहने के लिए वो वेगस में वेनिस ही बसाएंगे। वो पानी पर खड़े इस प्राचीन शहर वेनिस को नेवाडा के रेगिस्तान में बसाने वाले थे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। बड़ी चुनौती ये थी कि एक शहर की आत्मा को उठाकर दूसरे शहर में कैसे समा दिया जाए। इस सवाल का एक ही जवाब था कि वेनिस का वेगस संस्करण बसाकर उसमें वहां का रोमांच और रोमांस जगाया जाए, और ये निर्माण बहुत जल्द किया जाए। इसकी समय सीमा बहुत तंग थी, क्योंकि लास वेगस के कैसीनो दुनिया में किसी भी जगह के मुकाबले प्रति वर्ग मीटर कहीं ज्यादा कमाई देते हैं। कहते हैं कि जब 1989 में द मिराज खुला था तो 7 साल का कंस्ट्रक्शन ऋण चुकाने के लिए रोजाना $10 लाख कमाने की जरूरत थी, लेकिन मिराज ऐसा चल निकला कि सिर्फ 18 महीने में समूचा कर्ज चुका दिया गया। द सैंड्स होटल की जगह खाली पड़े रहने से हर हफ्ते लाखों डॉलर की कमाई का नुकसान हो रहा था। एडल्सन का दावा था कि उनका मेगा रिजॉर्ट करीब 9,30,000 वर्ग मीटर में बनेगा और उसमें एक कैसीनो, होटल और एक विशाल कन्वेंशन सेंटर होगा। वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन के आकार से करीब 2 गुना बड़ा ढांचा खड़ा करना था। पहले चरण के लिए सिर्फ 2 वर्ष का समय दिया गया। इतने विशाल निर्माण के लिए ये समय सामान्य से आधा था। उद्घाटन की तारीख 1999 के वसंत में तय की गई। 1997 के आरंभ में डेवलपर ने अपनी डिजाइन टीम ट्रेडवे इंडस्ट्रीज और स्टबियंस एसोसिएट्स को लास वेगस में वेनिस की पुनर्रचना में हाथ बटाने को कहा।
यहाँ कुछ मूर्तियाँ लगनी थी, कुछ वास्तु रचनाएं होनी थी। हमने अपने प्रस्ताव भेजे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। तो उन्होंने हमें जवाब में सामान्य टेलीफोन डायरेक्टरी से 2 गुनी बड़ी किताब भेजी जिसका नाम था द पैलेसेस ऑफ वेनिस। और हमने ये पैलेसेस देखने शुरू किए तो लगा बाप रे बाप, इसके निर्माण की वास्तविक लागत की तुलना में हमारा पहला प्रस्ताव इस पर हुए कुल खर्च से करीब 40 गुना कम था। ये मेगा प्रोजेक्ट लास वेगस के हिसाब से भी बहुत बड़ा था। इनकी ऊपरी मंजिल पर कसीनो बनेगा। कसीनो के ऊपर 80 दुकानों और रेस्टोरेंट्स वाला इंडोर शॉपिंग मॉल बनाना था। इसमें सेंट मार्क स्क्वायर की इंडोर नकल के ऊपर 21 मीटर ऊंची छत को आकाश जैसा दिखाने के लिए पेंट किया गया। शॉपिंग मॉल के भीतर गोंडोलास के साथ 1/3 किलोमीटर लंबी वेनिस की ग्रैंड कैनाल भी बनाई जानी थी। इस सब के ऊपर एक भव्य पूल डेक की योजना थी। अनेक मंजिलों वाले इस विशाल ढांचे को सहारा देने के लिए कंक्रीट की ऐसी बुनियाद जरूरी थी जो 69,000 किलो पास्कल्स का बोझ उठा सके। वेगस के कसीनो निर्माण में ये एक नई मिसाल थी। इसके लिए 16,000 घन मीटर कंक्रीट की जरूरत पड़ी जो ओलंपिक आकार के 4 स्विमिंग पूल्स को भर सकती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये सुनकर चौंक गए। 300 मजदूरों और 125 ट्रकों ने लगातार 30 घंटे काम करके 16,000 घन मीटर कंक्रीट डाली। इस बुनियाद के तैयार होने पर उन्हें पता लगा कि उन्होंने अनजाने में ही एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने अमेरिका में सबसे लंबे समय तक लगातार कंक्रीट डालने का रिकॉर्ड बनाया। नमूनों की जांच नाटकीय और विनाशकारी रही। विशाल हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से परखा गया कि कंक्रीट के टुकड़े बिना टूटे कितना दबाव सह सकते हैं। इस मेगा स्ट्रक्चर की कंक्रीट को 69,000 किलो पास्कल्स का दबाव तो सहना ही था। अमेरिका की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में कंक्रीट का यही मानक है। अगर कंक्रीट का नमूना उससे पहले टूट गया तो उसे असफल माना जाएगा। टीम ने जांच के नतीजों पर लाखों डॉलर लगा रखे थे। उन्होंने ये जानकर राहत की सांस ली कि कंक्रीट 1,03,000 किलो पास्कल से ज्यादा दबाव पर टूटी। कंक्रीट परीक्षा में खरी उतरी। बॉब लुसैक वेनिस में डिजाइन शोध यात्रा के बाद लास वेगस लौट चुके थे। उन्होंने जो कुछ वहां सीखा था उसकी मदद से लास वेगस के रेगिस्तान में वेनिस बसाना था। इसके लिए लुसैक और उनकी टीम को 80,000 3 डायमेंशनल खंभों को डिजाइन करना, गढ़ना, सांचों में ढालना और पेंट करना था, जिनमें कार्निसेस, अलंकरण और प्रतिमाएं भी शामिल थीं। लुसैक ने 7 व्यक्तियों की डिजाइन टीम बनाई और जल्दी ही 2700 वर्ग मीटर की वर्कशॉप में 60 लोग काम करने लगे, लेकिन उनसे काम संभला नहीं। अप्रैल 1999 की तय सीमा में 1 साल से भी कम समय बचा था। लुसैक अपनी वर्कशॉप 14,000 वर्ग मीटर के गोदाम में ले गए और 60 की जगह 300 से ज्यादा कलाकार काम पर लगा दिए। हमें कुछ नहीं सूझता था कि सामने क्या है या पीछे क्या है, बस जो हाथ में होता था वही करते थे और जल्दी से जल्दी करते थे। लुसैक ने अपनी कलात्मक प्रतिभा आजमाने के लिए दुनिया भर में वेनिस के एक सबसे मशहूर प्रतीक सेंट मार्क के पंख वाले शेर को चुना। फोटो की मदद से उन्होंने स्टाइरोफोम में शेर गढ़ा, उस पर सख्त प्लास्टिक की परत चढ़ाई और ऐसे पेंट किया कि मौसम की मार से प्रभावित हुई मूल प्रतिमा जैसा दिखने लगे। अपने शेर की परख कराने के लिए लुसैक ने उसके फोटो इटली में वेनिस के एक इतिहासकार को भेजे। वो बहुत प्रभावित हुए। उनकी राय मिलते ही मुझे लगा कि ओह, अब हम ये काम बखूबी कर लेंगे। लेकिन वेनिशियन के खुलने से पहले अगले 10 महीनों में उन्हें इस सफलता को 80,000 बार दोहराना था।
इतने कम समय में ये काम असंभव लगता था। लेकिन एक और समस्या ऐसी थी जो लुसैक का समय और शायद उनकी नौकरी भी ले सकती थी। होटल के बाहरी हिस्से में डॉजेस पैलेस के अग्रभाग के लिए बनाए गए दर्जनों खंबे वेनिस के सदियों पुराने खंभों जैसे लगने की बजाय एकदम नए दिखते थे। अब आपको हर खंभा दोबारा बनाना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। डिजाइन कंसल्टेंट इन सब को फेंकने की धमकी दे रहे थे। लुसैक को नए सिरे से शुरुआत करनी थी। लास वेगस नेवाडा में नए वेनेशियन होटल कसिनो का निर्माण तेज रफ्तार से चल रहा था। 1998 की गर्मियों में उद्घाटन के लिए सिर्फ 10 महीने बाकी थे। लेकिन होटल के बाहरी हिस्से में लगने वाले डॉजेस पैलेस के दर्जनों खंबे वेनिस इटली के मूल खंभों जैसे नहीं दिखते थे। वो एकदम चिकने और नए दिखते थे। वेनिस में मूल डॉजेस पैलेस के इतालवी खंभे इस्ट्रियन पत्थर के बने हैं, जिसकी सतह खुरदरी होती है। ये खंभे मौसम और उम्र के साथ पुराने पड़ गए थे, लेकिन वेगस में तो 300 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे थे। इसके बावजूद वो बारीकी नजरअंदाज हो गई और एकदम सफेद चमचमाते खंभे बन गए। उन्हें नए सिरे से काम करना पड़ा। डिजाइन टीम चमचमाते खंभों को बदरंग करने में जुटी थी। बाकी कर्मचारी 96 मीटर ऊंचा वेनिस का एक सबसे मशहूर प्रतीक कैंपेनेली बेल टावर बना रहे थे। वेनिस में ये टावर सेंट मार्क स्क्वायर के बाहरी इलाके में है। लेकिन लास वेगस में जगह के हिसाब से सभी मशहूर प्रतीकों की स्थिति बदलनी पड़ी। यहां ये टावर रियाल्टो ब्रिज के नीचे है। ये टावर ढांचागत इस्पात से मूल टावर से 90% आकार में बनाया जा रहा था। बाहरी हिस्से का निर्माण प्रगति पर था, लेकिन होटल के भीतर मेगा स्ट्रक्चर के डिजाइन ने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। निचली मंजिलों की जटिल परतें परेशानी खड़ी कर सकती थीं। समूचा होटल कसिनो बेसमेंट में बनना था। कसिनो की मंजिल के ऊपर आम जनता के लिए इंडोर शॉपिंग मॉल बनने वाला था। हर दुकान सिर्फ एक मंजिल घेरेगी, लेकिन दुकान का बाहरी हिस्सा वेनिस के अग्रभाग जैसा 2 मंजिला होना था। हॉलीवुड सेट की तरह मॉल छत के नीचे होते हुए भी खुला खुला दिखना था। डिजाइन के अनुसार कसिनो के ठीक ऊपर इंडोर शॉपिंग मॉल के बीच से वेनिस की ग्रैंड कैनाल भी गुजरनी थी। 1/3 किलोमीटर लंबे और 1 मीटर गहरे इस कंक्रीट के बाथटब पर 5 पुल थे। अगर सहारे पूरी तरह मजबूत न बनते तो ये नहर कसिनो पर गिरकर पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देती। नहर को भरने के लिए 10,60,000 लीटर पानी की जरूरत थी, जिसका वजन 9 लाख किलोग्राम से ज्यादा होता। आर्किटेक्ट्स ने वजन का अंदाजा लगा लिया था और उसे उठाने के लिए ही उन्होंने नहर को कसिनो के खंभों पर से गुजारा। लेकिन जब शेर के सिर वाले 14 फव्वारों से पहली बार नहर में पानी भर गया तो कसिनो में एक दिन में 11,000 लीटर पानी का रिसाव हुआ। पूरी नहर खाली की गई, 1-1 सेंटीमीटर की जांच की गई। रिसाव रोकने का स्थायी तरीका ढूंढना जरूरी था, या फिर मॉल के भीतर नहर बनाने का इरादा ही छोड़ना पड़ता। जल्द ही रिसाव रोकने का तरीका ढूंढ लिया गया। उन्होंने रिसाव रोकने की दोहरी प्रणाली विकसित की। अगर रिसाव का पानी पहली नालियों से बच